हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है ना। तो आपने सिलेबस अगर देखा होगा क्लास 11th का, तो आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में है। ठीक है ना। तो उसी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। और ये सब कुछ स्टार्ट होता है सीक्वेंस से। ठीक है, सीक्वेंस से। तो जो सीक्वेंस होता है, जो आप जानते हैं इंग्लिश में इसका मतलब वो सेम होता है यहाँ पे। मतलब कि सीक्वेंस इज ऑल अबाउट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। ठीक है ना। सीक्वेंस इज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप बहुत बचपन में पढ़े होंगे, वो भी एक तरीके से सीक्वेंसिंग करना ही हुआ। ठीक है ना। मतलब कि एक के बाद दो होना, दो के बाद तीन होना, चार होना, या फिर ए के बाद बी आना, सी आना, डी आना, ई आना। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सब ए के बाद बी ही आएगा, लेकिन हम लोगों ने इसको सीक्वेंस में इस तरीके से सजा के रखा है। ठीक है ना। ऑर्डर है ये हमारा, और हम इसी तरीके से हर जगह लिखते हैं और यूज भी करते हैं। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है ना। अगर यही सीक्वेंस किसी स्पेसिफिक पैटर्न या रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना, यही सीक्वेंस, अगर कोई दिया हुआ सीक्वेंस स्पेसिफिक पैटर्न या रूल्स को फॉलो करता है, हम उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो इसका सीधा सा मतलब यही दिया है, प्रोग्रेशन इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस विच इज फॉलोइंग सम स्पेसिफिक पैटर्न एंड रूल्स। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा है क्लास 9th या 10th में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, इसलिए हम उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। हम वो रूल देखेंगे। ठीक है ना। आखिर वो उसका स्पेसिफिक पैटर्न है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा कि सीक्वेंस होता क्या है, और हमने ये भी देखा कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस विच इज फॉलोइंग सम स्पेसिफिक पैटर्न और रूल्स। ठीक है। तो इतना जान लेने के बाद एक बहुत ही फेमस सीरीज का नाम मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज। ठीक है। हम इसे प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करता है। तो हम अगर देखेंगे फिबोनाची सीरीज का जो उसका पहला टर्म है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो पहला टर्म है यहाँ पे 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3, 4 ऐसे है। ये एक सीक्वेंस है। ठीक है ना। ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के टर्म्स है 1 2 3 4। वैसे ही फिबोनाची सीरीज में या फिबोनाची सीक्वेंस का पहला जो टर्म है वो 1 होता है। ठीक है। और जो दूसरा टर्म होता है वो भी 1 होता है। ठीक है ना। अब तीसरा टर्म देखिए, तीसरा टर्म होता है 2। ठीक है। और चौथा टर्म जो होता है वो होता है 3। ठीक है। और पांचवा टर्म जो होता है वो 5। ठीक है ना। और छठा टर्म जो होता है वो होता है 8। देखिए इसमें एक पैटर्न आपको मिलेगा, एक स्पेसिफिक रूल मिलेगा हर एक टर्म के बीच में। ठीक है ना। तो जो पहला टर्म है वो 1 मान लेते हैं कि ये 1 है। दूसरा टर्म हमने कैसे लिखा, दूसरा टर्म लिखा पहला टर्म प्लस 0। उससे पहले कोई टर्म नहीं है तो 0 ले लिया। ठीक है ना। तो अब देखेंगे पहला टर्म क्या है हमारे यहाँ पे 1 है प्लस 0 विच विल बी इक्वल टू 1। अब देखिए तीसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म प्लस पहला टर्म। ठीक है ना। दूसरा टर्म क्या है, 1 है प्लस 1 है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए यहां पे तीसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म को जोड़ने से ये मिलता है। ध्यान से देखिए, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म को जोड़ने से हमें 3 मिलता है कि नहीं। तो 2 प्लस 1, थोड़ा मैं उल्टा जा रहा हूं। ठीक है ना। लेकिन आपको इससे भी समझ में आएगा 3। ठीक है। ऐसे ही चौथा टर्म और तीसरा टर्म को जोड़ने से हमको पांचवा टर्म आता है। ठीक है ना। तो ये हमारा है 3 प्लस 2 5। इन सेम वे पांचवें टर्म को जोड़ने से चौथे टर्म में हमें छठा टर्म मिलता है जो कि 5 प्लस 3 है, ये है 8। देखिए एक पर्टिकुलर रूल है। ठीक है ना। जिस टर्म को आप निकाल रहे हैं उसके पिछले 2 टर्म को जोड़ने से उस टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर रूल है या आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न है। ठीक है ना। तो इस तरीके के रूल्स को जो फॉलो करता है, मतलब a n इक्वल्स a n माइनस 1 प्लस
ए एन माइनस टू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन प्लस वन इक्वल्स ए एन प्लस ए एन माइनस वन। इस पर्टिकुलर रूल्स या पैटर्न को फॉलो करता हुआ कोई भी अगर सीक्वेंस आपको दिया जाए तो उस सीक्वेंस को आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो फिबोनाची सीरीज है, ठीक है ना, या फिबोनाची सीक्वेंस है। ऐसे ही हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। आई होप कि आपको फिबोनाची सीरीज के बारे में पता चल गया होगा। फिबोनाची सीरीज को हम लोग कोडिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब आप प्रोग्राम करेंगे ना तो बहुत ज्यादा यूज होगा। बहुत सारे रियल लाइफ में जहाँ पे हमें पैटर्न खोजना होता है उस इवेंट का, ठीक है ना, तो उस पैटर्न में भी समटाइम्स क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो फिबोनाची सीरीज को फुलफिल करते हैं, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी फुलफिल करते हैं, या ज्योमेट्रिक भी हो सकता है। एक और प्रोग्रेशन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, एचपी बोलते हैं उसको। हम उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो हम अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। देखिए हमने फिबोनाची सीरीज का जो एग्जांपल दिया, या फिबोनाची प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन उस फिबोनाची सीरीज ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए प्रोग्रेशन ज्यादा फेमस है, हम सीरीज नहीं कहते हैं। एक्चुअली सीरीज और प्रोग्रेशन में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये A1, A2, A3, A4, A5 और A6 ये सारे टर्म है किसके, सीक्वेंस के, और ये पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हैं ये सारे टर्म्स, ठीक है ना, इसलिए हम इनको प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। और हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि ये जो रूल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, सपोज मान के चलिए कि आपके पास ये टर्म दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये सारे टर्म हैं जो कि एक सीक्वेंस में, ठीक है ना। हम जानते हैं प्रोग्रेशन को, प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस व्हिच फॉलोज अ स्पेसिफिक रूल, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म है उस सीक्वेंस के, ठीक है, ए आई माइनस वन, ए आई और ए आई प्लस वन, फिर इसमें टोटल एन टर्म है, ठीक है ना। इस सीक्वेंस जो दिया हुआ सीक्वेंस है उसके एन टर्म है, ठीक है ना। तो हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहेंगे, ठीक है ना, जब एक टर्म, ठीक है ना, मतलब सब्सिक्वेंट टर्म कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है ना। ये n प्लस वन दिखाता है कि एन के बाद अगर कोई और भी टर्म आएगा, अगला टर्म, तो हम उसको पिछले टर्म में अगर एक कांस्टेंट जोड़ दें, d एक कांस्टेंट जोड़ दें, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। इस कांस्टेंट को जोड़ दें तो अगला टर्म हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं a2 को फाइंड आउट करने जाऊं तो a1 प्लस डी, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ही a3 को फाइंड आउट करने जाऊं तो a2 प्लस डी, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मैं a4 फोर्थ टर्म, ठीक है ना, अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म मैंने दिखाया होता तो अगर फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है तो a3 प्लस डी, डी इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके के स्पेसिफिक पैटर्न को या रूल को कोई भी अगर सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है ना, तो हम उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मेरा पहला टर्म ए हो जाए, ठीक है ना, अगर मेरा पहला टर्म ए हो जाए तो मेरा सेकेंड टर्म क्या होगा, मेरा सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख लेता हूं a1 इक्वल्स ए, ठीक है ना। तो बस मुझे a1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, a1 को मैं यहां पे जैसे ही a सब्स्टिट्यूट करूंगा वो हो जाएगा a प्लस डी। उसके बाद मैं a3 कैसे निकालूंगा, थर्ड टर्म कैसे निकालूंगा, तो a प्लस a2 का वैल्यू पुट करूंगा जो कि अब है a प्लस डी। तो ये फाइनली होगा a प्लस डी, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d, ठीक है ना। ठीक वैसे ही चौथा टर्म को मैं कैसे निकालूंगा, a प्लस 2d प्लस डी, a3 का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। ध्यान से देखिए ये जो टर्म्स है एक तरीके से हमें एक पैटर्न का इंडिकेशन दे रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, d के कॉफिशिएंट्स का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे d 0 है फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ध्यान से देखिए 1 के लिए 0, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, मतलब जिस टर्म को आप निकाल रहे हैं उससे एक कम,
कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा डी से, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि nth टर्म निकालो तो क्या होगा, a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है ना। जस्ट एक कम, जिसका आप जो टर्म आप निकाल रहे हो उसे एक कम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, विथ डी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है nth टर्म निकालने का, जो कि एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम बनता है इस पे कि आप nth टर्म निकालिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में या एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है ना। सम बुक्स में क्या होता है कि tn लिखता है, t फॉर टर्म, ठीक है ना, a प्लस n माइनस वन डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ये फॉर्मूला क्यों आया आपको जस्ट मैंने अभी ये डिस्कस किया, ठीक है ना। तो कोई भी अगर टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। हम लोग प्रॉब्लम करके भी देखेंगे कि कैसे टर्म्स को फाइंड आउट किया जाता है। टर्म्स के बेसिस पे बहुत सारे लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया जाता है प्रॉब्लम्स में, वो भी बहुत ही आसान हो जाता है जब आप इस डिस्कशन को देखते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि फर्स्ट टर्म अगर मैं ए एज्यूम कर लूं और कॉमन डिफरेंस डी एज्यूम कर लूं तो मेरा क्या टर्म्स होंगे आने वाले और उसमें क्या रिलेशन बनता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही, और वो है समेशन ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हमें एक सीक्वेंस दिया है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। वो सीक्वेंस मतलब अर्थमेटिक जो स्पेसिफिक रूल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो फुलफिल करता है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही AI लिख रहा हूँ, कोई बीच का टर्म है इसलिए दिखाने के लिए, ठीक है, इससे घबराने की बात नहीं है। और ये इसमें टोटल n टर्म है, तो हमें, और ये एपी में है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी में है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, एक्चुअली ये सीक्वेंस एपी में है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं a2 माइनस a1 इक्वल्स डी। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a2 क्या है, a प्लस डी, और a1 क्या है, सिर्फ a। तो a2 माइनस a विल बी इक्वल टू d, a विल बी कैंसल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसको, मैं कैसे फिर से लिख रहा हूं, a प्लस डी माइनस a इक्वल्स कैंसल विच इज d, ठीक है ना। From the rule, from the specific pattern, this is the specific rule, ठीक है ना। ये रूल को फॉलो करता हुआ कोई भी अगर सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया ये। एक चीज और ध्यान देना है कि अगर मैं तीसरे टर्म में से पहला टर्म को माइनस करूं तो क्या होगा, डायरेक्टली आप लिख देना 2d, सिंपल 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए जो है ना, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो तीसरे में से पहला माइनस करोगे तो क्या होगा, ए इसका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2d रहेगा। मान लेते हैं कि चौथे में से दूसरा माइनस करोगे तो क्या होगा, 3d माइनस डी, ए तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस डी। ये सब चीजें आपको याद रखना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना है, ठीक है ना। तो मैंने जो एग्जांपल दिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a4 माइनस a2 क्या होगा, 2d। डायरेक्टली आप क्यों लिख रहे हैं, 4 माइनस 2, ठीक है ना, 3 माइनस 1, सिंपल a18 माइनस a13 विल बी इक्वल टू 5d, 18 माइनस 13, ठीक है ना। अगर ये अर्थमेटिक, ये सारे टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को फॉलो करते हैं तब डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब समटाइम्स आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये सब यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है ना। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, अगर कोई गिवन सीक्वेंस एपी में है, ठीक है ना, और उसके हम सारे टर्म में एक कांस्टेंट टर्म और जोड़ दें, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। इन सब को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आई वाला टर्म इस बार हटा रहा हूं, लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट ऐड करने के बाद में भी सारे टर्म में, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारे टर्म में मैंने कांस्टेंट टर्म ऐड किया है, कांस्टेंट, ठीक है ना, ऐड किया सारे टर्म में। तो ऐड करने के बाद में जो सीक्वेंस आएगी हमारे पास वो भी एपी में ही रहेगी, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस का टाइप वो एपी रहेगा, क्योंकि हमारा जो रूल है an प्लस 1 इक्वल्स an प्लस डी, ये हमेशा फॉलो होगा, ठीक है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं an प्लस 1 माइनस an इक्वल्स डी, ठीक है ना। सिंपल सा बात है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा डी रहेगा, ठीक है।
ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए हम देखते हैं कि ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं आफ्टर एडिशन, ठीक है ना। अब कोई भी दो टर्म उठा लीजिए, ये और ये, क्या आएगा, तो A3 प्लस C माइनस A2 प्लस C, ये क्या होगा, A3 माइनस A2, कोई सी दोनों कैंसिल, A3 माइनस A2, जो कि आप जानते हैं कि आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, D। फॉलो हो रहा है रूल्स, आप चेक कर सकते हैं अपने घर पे सारा करके। तो जोड़ने से, कोई भी कांस्टेंट जोड़ने से टर्म्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा क्या होता है, अगर हम माइनस कर दे तो आप जानते हैं ना, जोड़ माइनस भी, सब्ट्रैक्शन भी एक तरीके का एक स्पेशल केस है। इंस्टेड ऑफ एडिंग पॉजिटिव कांस्टेंट वी आर एडिंग नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं चेंज होगा, मतलब कि जो सीक्वेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अपकमिंग सीक्वेंस जो अभी आएगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, ठीक है। सिमिलरली तीसरा देखते हैं, अगर हम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, अगर कोई कांस्टेंट टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दे तो, जैसे मान लेते हैं 3 तो नहीं लेना चाहिए, स्पेशल केस मान लेते हैं कि C है, ठीक है ना। चलिए नंबर ही ले लेते हैं समझने के लिए, 3A1, ठीक है ना, 3A2, एक कांस्टेंट टर्म सब में मल्टीप्लाई होगा, 3A3 डैश 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 इक्वल्स 3AN, राइट। अब देखिए ये फॉलो होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। देखिए कोई दो टर्म ले लीजिए सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है, हमने A3 और A2 लिया एग्जांपल के लिए, 3A3 माइनस 3A2 ले लिया, सब्ट्रैक्ट किया, हमें पता है ये रूल भी फॉलो होगा, ठीक है ना। इसका मतलब 3A3 माइनस E2, और A3 माइनस E2 को क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, हमें पता है यहाँ से, ठीक है। तो 3D, अब 3D क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, बदल नहीं रहा। if D is a constant then 3D will be also constant। ध्यान से देखिए D यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अगर इन जनरल स्टेटमेंट बनाना है तो दो सक्सेसिव टर्म के डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। सिमिलरली डिवीजन देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये A1 A2 A3 AN ये गिवन सीक्वेंस अगर AP में है, तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म अगर हम डिवाइड करते हैं, C भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय C, अगर हम डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट से इन टर्म्स में, तो क्या जो नया सीक्वेंस बना, ठीक है ना, जो नया सीक्वेंस बना क्या वो AP में होगा, वेदर दिस न्यू सीक्वेंस विल बी इन AP, मैं कहता हूं कि हाँ AP में होगा, ठीक है ना, दिस इज AP। प्रूफ करते हैं, कोई दो टर्म ले लेते हैं, ठीक है ना, दो टर्म लेकर के अगर हमने अगर दिखा दिया तो हम सारा कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें पता है an+1 माइनस an इक्वल्स D, ये इस सीक्वेंस के लिए फॉलो होगा। देखते हैं कि ये सीक्वेंस के लिए D मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना, D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, ND भी हो सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट। तो हम देखते हैं कि इस सीक्वेंस पे ये रूल फॉलो होता है कि नहीं, ठीक है ना, लागू होता है कि नहीं, ठीक है ना। दो टर्म उठाते हैं, ठीक है ना, A3/3 माइनस A2/3, क्या होगा, A3 माइनस A2/3, ठीक। फाइनली क्या हुआ, A3 माइनस A2 को क्या लिख सकते हैं, D/3, राइट। तो D/3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो अगर हम डिवाइड भी करते हैं सारे टर्म्स में से, एक ही कांस्टेंट से डिवाइड करना है, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, एक ही कांस्टेंट 3 3 3 और C C C, ठीक है ना। तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा डिवीजन के बाद वो भी AP में ही रहेगा। ये 4-5 रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। देखिए याद रखने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना। और वो तभी आएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एक ही टाइप के 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और अलग अलग टाइप के 100 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब जाके हम समझ पाएंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं रूल्स को। ये रूल्स को समझना बहुत आसान है, लेकिन जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम आता है ना तो रूल्स हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उतना हमारे पास जाता नहीं है, उतने लेवल का हम ब्रेन लगा नहीं पाते।
उसे लगाना है, उसके लगाने के लिए एक ही उपाय है, प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ रूल्स ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे कभी, ठीक है। अब आता है एक और प्रॉब्लम कि अगर गिवन सीक्वेंस एपी में है, ठीक है ना, अगर गिवन सीक्वेंस एपी में है तो हमें इन टर्म्स का समेशन बताइए। अगर हम सारे टर्म्स को जोड़ दें तो क्या होगा, ठीक है ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, ठीक है ना, इसको बताइए, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए अब बुक में जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है ना, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। a क्या है यहाँ पे, पहला टर्म मान लेते हैं कि ये a है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी होगा, तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा, और nth टर्म क्या होगा, a प्लस n-1d होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, ठीक है ना। तो देखिए आपको पहला टर्म, अगर ये फर्स्ट टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, n, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर दीजिए, डायरेक्टली वो d आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, d होगा, या an-1 भी कर सकते हैं, वो भी d ही होगा, ठीक है ना। हम लोग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये जानते हैं, ठीक है ना। तो d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2, अब देखिए 2a को क्या लिखेंगे, a प्लस a, और बाकी ऐसे ही रहने देंगे। ध्यान से देखिए ये क्या है, a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी क्या है, ये हमारा nth टर्म है, ठीक है ना। तो nth टर्म मान लेते हैं कि ये nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म है, तो इसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो n/2 a प्लस l, ठीक है ना, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना, आगे देखेंगे।